कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो वाकई पागलपन की हद तक बेखौफ है, क्योंकि वह एक खतरनाक गैंगस्टर के घर में घुस जाता है और उसके भाई और पिता पर बंदूक तान कर कहता है कि मुझे $1 करोड़ चाहिए, वरना मैं तुम्हारे भाई और पिता का काम तमाम कर दूंगा। हालात की नजाकत को समझते हुए गैंगस्टर तुरंत उसके फोन में $1 करोड़ ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही उसे डॉलर मिलते हैं, डील के मुताबिक हमारा हीरो खामोशी से वहां से अपने रास्ते निकल पड़ता है। लेकिन उसी वक्त गैंगस्टर अपने एक गुंडे को हुक्म देता है कि इसे जिंदा मत जाने देना। असल में गैंगस्टर अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आदमियों से कहता है कि इसे जान से मार दो। हमारा हीरो कहता है कि मुझे मारने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। इस पर गैंगस्टर जवाब देता है कि मुझे मालूम है कि मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल गए तो ये बात पूरे शहर में फैल जाएगी। एक आदमी दूसरे को बताएगा और दूसरा तीसरे को, फिर सबको मालूम हो जाएगा कि एक कल का लौंडा मेरे ही घर में घुस आया और मेरे ही पैसे लेकर चला गया, तो फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। ये सुनते ही हमारा हीरो बड़े ही आत्मविश्वास से हंसता है और उसे एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहता है, अभी दोबारा सोच लो, ये मसला अब भी हल हो सकता है, वरना इसके बाद सिर्फ मौत है। लेकिन भाई, इन लोगों को भला प्यार की भाषा कहाँ समझ आती है। चूंकि हीरो ने तुरंत फुर्ती दिखाई और लगभग 1 मिनट के अंदर चारों तरफ ऐसी तोड़फोड़ मचा दी कि कई लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बना लिया। असल में हमारा हीरो काफी समय से इसी गैंगस्टर के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले हमारे हीरो जैक को 2 आदमियों ने पकड़कर बांध रखा था। इसी दौरान दोनों अपने बॉस से बात करते हुए कहते हैं कि हमने इस लौंडे को अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया है, अब आप यहाँ आ सकते हैं। लगभग 1 मिनट बाद जैसे ही उनका बॉस वहाँ पहुँचता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके दोनों आदमी पहले ही मारे जा चुके होते हैं। खतरे की जरा सी झलक दिखाई देते ही गुंडों ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन तब तक शटर नीचे गिर चुका था, जिसके नीचे आकर एक गुंडा मारा जाता है। बाकी दोनों घबराकर अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक कुल्हाड़ी सीधी उस लड़के के सिर में जा लगती है, जबकि दूसरे को गोली मार दी जाती है, जिसके नतीजे में तीनों का काम तमाम हो जाता है। अब हमारी नजर मार्को नाम के एक लड़के पर पड़ती है, जिसकी माँ काफी समय से बीमार चल रही है। इसी वजह से मार्को पैसों के लिए फाइटिंग करता है, लेकिन फाइट के दौरान मिलने वाली रकम इतनी कम होती है कि मार्को अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पाता। मार्को अपने अंकल से अपने डैड के बारे में भी पूछता है कि आखिर वह कहाँ है। असल में मार्को ने अपने डैड को अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। मार्को के पैदा होते ही उसका डैड मार्को और उसकी मॉम को छोड़कर कहीं दूर चला गया था। मार्को को सिर्फ इतना मालूम है कि उसका डैड बहुत ही अमीर आदमी है और अगर वह चाहे तो उसकी माँ का इलाज कुछ ही पलों में करवा सकता है। अब मार्को एक क्लब में जाता है, जहाँ एक आदमी उसे एक जगह लूटने का सुझाव देता है। अपनी गरीबी और पैसों की जरूरत को देखते हुए मार्को तुरंत उसके साथ चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिना किसी देरी के दोनों चोरी करने के लिए तय की गई जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वह आदमी मार्को को एक बंदूक देते हुए कहता है, तुम सामने जाकर लाइट काट दो, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। ये सुनते ही मार्को बंदूक हाथ में लेता है और सीधे अपने मिशन पर निकल जाता है। मार्को अभी लाइट काटने ही वाला होता है कि अचानक उसे महसूस होता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो करीब 15 गुंडे बंदूकों के साथ वहाँ मौजूद होते हैं और अगले ही पल सब मिलकर मार्को पर टूट पड़ते हैं। उसी समय मार्को अपनी बंदूक निकालकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बंदूक में एक भी गोली मौजूद नहीं है। मतलब अब पूरी तरह साफ हो जाता है कि यह सब पहले से रची गई साजिश थी और मार्को को जानबूझकर इस जाल में फंसाया गया था। मार्को तुरंत शीशे की 2 बोतलें उठाता है और पल भर में 2 गुंडों के सिर फोड़ देता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मार्को उन सभी का मुकाबला नहीं कर पाता। इसलिए वह अपने कदम पीछे खींचते हुए तेजी से वहां से भागने लगता है, मगर गुंडे भी उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वे भी उसे मारने के इरादे से मार्को के पीछे दौड़ पड़ते हैं। काफी दूर तक भागने के बाद अचानक मार्को एक कार से जा टकराता है। कार रुकते ही पीछे आने वाले गुंडे भी वहां से वापस चले जाते हैं। कार के अंदर हमें एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो मार्को को अपने साथ ले जाती है और सीधे हॉस्पिटल पहुंचाकर उसे भर्ती करवा देती है। अगले ही दिन मार्को जब पूरी तरह ठीक होकर अपने घर वापस जाने लगता है, तभी वही लड़की जिसकी कार से मार्को टकराया था उसे कुछ पैसे देती है और साथ ही उससे माफी भी मांगती है। मार्को वे पैसे लेकर सीधे अपनी बीमार माँ के पास पहुंच जाता है। इसी दौरान हम बाहर का दृश्य देखते हैं, जहां कुछ वीआईपी लोग सूट बूट पहने कार से उतरते हैं और सीधे मार्को के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। यहीं हमें अपना हीरो जैक भी दिखाई देता है, जो दूर से उन सभी पर नजर रखे बैठा है। घर के अंदर दाखिल होते ही वे लोग मार्को से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे डैड ने बुलाया है। इसके साथ ही वे मार्को का पासपोर्ट, वीजा और बाकी सभी जरूरी कागजात भी पहले से तैयार करके लाए होते हैं। लेकिन मार्को अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होता, मगर ये लोग अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आए थे, जो अब मार्को की माँ की देखभाल करेगी। उनमें से एक आदमी मार्को को बताता है कि तुम्हारा डैड बहुत ही अमीर आदमी है और उसके लिए तुम्हारी माँ का इलाज करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसी बातें सुनने के बाद मार्को तुरंत अपना सामान पैक कर लेता है। दूसरी तरफ हमें मार्को का सौतेला भाई हान दिखाई देता है, जिसे फोन पर खबर मिलती है कि हमने मार्को को ढूंढ लिया है और अब उसे सीधे तुम्हारे पास ही लाया जा रहा है।
यह खबर सुनते ही हान को बेहद खुशी होती है और वह तुरंत अपने डैड के पास पहुंच जाता है। वहां हमें पता चलता है कि हान का डैड काफी बीमार है। हान अपने डैड से कहता है, तुम्हारा नाजायज बेटा बहुत जल्द हमारे पास पहुंचने वाला है, बस तुम्हें कुछ समय और जिंदा रहना होगा। दूसरी तरफ हम मार्को को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठा है। इसी फ्लाइट में हमारा हीरो जैक भी इन लोगों का पीछा करते हुए पहुंच चुका है। कुछ घंटे बीतने के बाद फ्लाइट में मौजूद लगभग सभी लोग सो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैक मार्को के पास आता है और उसके बराबर वाली सीट पर बैठकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम आज ही रवाना होने वाले हो। मैं समझ रहा था कि तुम कल जाओगे। लगता है इन लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। मार्को हैरानी से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? जैक जवाब देता है, मैं तुम्हारा दोस्त जैक हूँ। फिर जैक उससे कहता है, क्या तुम्हें यह बात अजीब नहीं लग रही कि सिर्फ एक ही दिन के अंदर तुम्हारा वीजा, पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट सब कुछ इतनी जल्दी तैयार और बुक हो गया? आखिर इन लोगों को इतनी जल्दी किस बात की है? जरा सोचो तो सही, ये सब कुछ कितना अजीब लग रहा है। चलो तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं खुद ही तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ। जैक बिल्कुल मार्को के कान के पास जाता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम मरने वाले हो। ये बातें सुनने के बाद मार्को गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद आखिरकार फ्लाइट लैंडिंग करती है और सभी लोग जहाज से उतरकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान एक आदमी फोन पर बात करते हुए कहता है, जो काम मैंने तुमसे कहा था वह पूरा हो गया है। अब हम फोन की दूसरी तरफ उसी लड़की को देखते हैं जिसकी कार से मार्को टकराया था। इस लड़की का नाम यून है। अब साफ हो जाता है कि ये सभी लोग आपस में मिले हुए हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि मार्को आखिर है कौन और उसे उसके डैड के पास क्यों ले जाया जा रहा है। कुछ देर बाद ये लोग मार्को को एक कार में बैठाकर आगे ले जा रहे होते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है और सड़क के दोनों तरफ घने जंगल फैले हुए हैं, लेकिन तभी जैक पूरी रफ्तार से उनकी कार के बराबर आ जाता है और अजीब तरह से हंसने लगता है। ये लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है जो लगातार हमारा पीछा कर रहा है। न तो वह हमारी कार से आगे निकल रहा है और न ही पीछे हट रहा है। उसी पल जैक अपनी बंदूक निकालता है और सामने बैठे दोनों आदमियों को गोलियां मारकर खत्म कर देता है। इसके चलते कार का कंट्रोल खो जाता है और वह सीधी सड़क से उतरकर जंगल में मौजूद एक पेड़ से जा टकराती है। कुछ देर बाद जब मार्को को होश आता है तो वह देखता है कि कार में मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। मार्को कार से बाहर निकलता है तो उसके सामने जैक खड़ा होता है, जो बिल्कुल आराम से एक किताब पढ़ रहा होता है। जैक मार्को से कहता है, तुम बेवजह अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम वहां अपने भाई से मिलने नहीं बल्कि मरने के लिए जा रहे हो? लेकिन फिलहाल मार्को को जैक की ये सारी बातें बिल्कुल बेकार और बेमतलब लगती हैं, इसलिए वह तुरंत जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। भागते भागते मार्को दोबारा सड़क तक पहुंच जाता है, लेकिन जैक भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह भी तेजी से उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। लगातार दौड़ने की वजह से मार्को बुरी तरह थक जाता है, लेकिन जैक अपनी कार से बाहर निकलने के बजाय फिर भी आराम से उसके पीछे चलता रहता है। इसी दौरान मार्को एक ऊंचे ब्रिज पर पहुंचता है और अचानक वहां से सीधे नीचे छलांग लगा देता है। मार्को को उम्मीद होती है कि शायद अब यह आदमी उसका पीछा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले ही पल जैक भी ब्रिज की ऊंचाई से सीधे नीचे कूद जाता है और फिर मार्को का पीछा शुरू कर देता है। दोनों एक ब्रिज के नीचे से भाग रहे होते हैं। भागते भागते मार्को काफी दूर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही जैक ब्रिज के नीचे से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश देखते ही जैक तुरंत वहीं रुक जाता है, क्योंकि जैक खुद को बारिश की बूंदों से गीला नहीं करना चाहता। जैक का मानना होता है कि अगर उसके कपड़े भीग गए तो वे खराब हो जाएंगे। इसी दौरान हान को एक अननोन कॉल आती है। दूसरी तरफ से उसे कहा जाता है, अगर तुम अपने भाई मार्को को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे $1 करोड़ दे दो। लेकिन हान को ये सारी बातें बिल्कुल बेकार लगती हैं और वह जवाब देता है, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? इतना कहते ही हान कॉल काट देता है। दूसरी तरफ हमें मार्को दिखाई देता है, जो भागते भागते एक कॉल सेंटर के पास पहुंचता है और वहां से फोन करके कहता है, यहाँ सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हर शख्स मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन उसी समय जैक भी दोबारा अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। मार्को तुरंत कॉल सेंटर से बाहर निकलता है और पैदल ही पूरी ताकत से भागने लगता है। भागते भागते वह शहर की कुछ गलियों में घुस जाता है। जैक भी अपनी कार से उसका पीछा जारी रखता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ की गलियां बहुत ज्यादा तंग हैं, जिसकी वजह से जैक की कार उनके बीच फंस जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्को काफी दूर निकल जाता है, लेकिन जैक फिर भी हिम्मत नहीं हारता और पैदल ही मार्को का पीछा करता रहता है। इसी दौरान एक लड़की अपनी कार चलाती हुई वहां आती है और सीधे मार्को के पास लाकर उसे रोक देती है। कार के अंदर हमें वही लड़की दिखाई देती है जिसने कहानी की शुरुआत में मार्को को अपनी कार से टक्कर मारी थी। मार्को उसे देखते ही हैरान रह जाता है और पूरी तरह परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। यून उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सीधे तुम्हारे भाई के पास ले जा रही हूँ।
ये बात सुनकर मार्को को कुछ राहत महसूस होती है। उसी समय हान भी अपने सभी आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यून अपनी कार रोकने के बजाय हान के बिल्कुल सामने से एक अजीब सी मुस्कान के साथ गुजर जाती है। हालांकि यून खुद हान के लिए ही काम करती है। ये देखकर हान को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने सभी आदमियों को आदेश देता है, यून की कार का पीछा करो। लेकिन यून भी कार चलाने में काफी माहिर होती है। इसी वजह से हान के आदमी जल्दी से उसे पकड़ नहीं पाते। इसी दौरान जैक भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है और बिल्कुल यून की कार के बराबर आकर उसे एक इशारा करता है, लेकिन यून उससे कहती है, सामने देखो। जैसे ही जैक सामने देखता है, उसे एक बहुत बड़ा ट्रक पूरी रफ्तार से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। जैक तुरंत अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जिसकी वजह से वह बाल बाल बच जाता है। पीछे मौजूद हान जब जैक की कार को देखता है तो हैरानी से पूछता है, आखिर ये गाड़ी किसकी है और ये दूसरा आदमी कौन है जो बेवजह हमारे मामले में अपनी टांग अड़ा रहा है। यून ने तुरंत अपनी कार की रफ्तार बढ़ाई और बड़ी होशियारी से उसे जंगल की तरफ जाने वाले एक रास्ते पर मोड़ दिया। इसकी वजह से पीछा करने वाले किसी भी शख्स को उनका कोई सुराग नहीं मिल सका, जबकि पीछे आने वाली सारी गाड़ियां सीधी आगे निकल गईं। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद मार्को यून से पूछता है, आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यून कहती है, क्योंकि तुम अब मरने वाले हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता देती हूँ। असल में तुम्हें वहाँ इसी वजह से ले जाया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे डैड बीमार हैं, उन्हें हार्ट की बीमारी है और इन लोगों को तुम्हारा हार्ट चाहिए। उन्होंने पूरे कोरिया में बहुत से लोगों को तलाश किया, लेकिन किसी का भी ब्लड तुम्हारे डैड के ब्लड से मैच नहीं हुआ, जबकि तुम्हारा ब्लड उनसे मैच करता है। मुझे ये बात पहले से ही पता थी क्योंकि उसी दिन मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स चेक करवाई थी और जो एक्सीडेंट हुआ था वह भी मैंने जानबूझकर करवाया था ताकि मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने का मौका मिल सके। अब बात बिल्कुल साफ है कि तुम्हें वहां सिर्फ मरने के लिए ले जाया जा रहा है। अगर हान के डैड की मौत हो जाती है तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बांट जाएगी क्योंकि उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम यंग है। लेकिन हान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, वह पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ अपने नाम करवाना चाहता है। इसी वजह से वह जल्द से जल्द तुम्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है। दोनों अभी आपस में ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से जैक आता है और उनकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्को तुरंत कार से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। यून भी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपनी बंदूक निकालकर जैक पर लगातार गोलियां चलाने लगती है, लेकिन जैक तुरंत कार की खिड़की के पास खुद को चिपकाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से यून की एक भी गोली उसे नहीं लगती। लगातार फायरिंग करते रहने की वजह से यून की बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जैसे ही यून अपनी गन दोबारा लोड करने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक जैक बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका होता है। वह अपनी बंदूक यून की पेशानी पर रखता है और तुरंत ट्रिगर दबा देता है। दूसरी तरफ हमें मार्को दिखाई देता है जो भागते भागते आखिरकार सड़क पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहले से ही हन अपने कई आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। लगातार भागने की वजह से मार्को बुरी तरह थक चुका होता है, इसलिए आखिरकार वह हिम्मत हारकर खुद को हन के हवाले कर देता है। मार्को को देखते ही हान बेहद खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसके नाम हो जाएगी। वह मार्को को तुरंत अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही हमें यंग दिखाई देती है जो ऊपर से मार्को को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर मार्को यहाँ आ गया तो अब डैड का इलाज हो जाएगा और हान पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन यंग भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वह सीधे अपने कमरे में जाती है, एक बॉक्स खोलती है और उसके अंदर से एक गन निकाल लेती है। अब यंग खुद मार्को को मारने का इरादा कर चुकी होती है। इसी दौरान हान मार्को को लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर तुरंत उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन के असर से मार्को वहीं तुरंत बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बीतने के बाद मार्को को ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया जाता है, लेकिन तभी अचानक मार्को की आंखें दोबारा खुल जाती हैं। ये देखकर सभी डॉक्टर्स हैरानी से आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर इसे वह इंजेक्शन किसने लगाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंजेक्शन लगने के बावजूद इसे इतनी जल्दी होश कैसे आ गया। ये सुनते ही एक डॉक्टर कहता है, अरे कोई समस्या नहीं है, मैं इसे दूसरा इंजेक्शन लगा देता हूँ। ये कहते हुए वह इंजेक्शन लेकर मार्को के पास आता है, लेकिन मार्को को लगाने के बजाय वही इंजेक्शन वहाँ मौजूद एक डॉक्टर की गर्दन में घुसा देता है। यह दृश्य देखते ही बाहर खड़े दोनों गार्ड्स तुरंत अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन जैक सिर्फ लगभग 2 सेकंड के अंदर ही दोनों को ठिकाने लगा देता है। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखकर बाकी डॉक्टर्स तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। उसी समय 3 और गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। डॉक्टर बिल्कुल दरवाजे के पास जाता है, उसे बंद करता है और फिर वापस अंदर की तरफ आने लगता है। यह देखकर अंदर मौजूद तीनों गार्ड्स घबरा जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते या आगे बढ़ने के बारे में सोचते, वही डॉक्टर लगभग 5 सेकंड के अंदर तीनों को भी ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वह अपने मुंह से मास्क उतारता है तो पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि जैक है। जैक तुरंत मार्को से कहता है, खड़े हो जाओ।
जैसे ही जैक दरवाजे के पास पहुंचता है, अचानक बाहर से 2-4 गोलियां दरवाजे को चीरती हुई सीधी अंदर आ जाती हैं। इससे साफ पता चल जाता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ गार्ड्स पूरी तरह तैयार खड़े हैं। उसी समय जैक बिना देखे दरवाजे के आर पार 3 से 4 गोलियां चला देता है, जिसके चलते दरवाजे के पास खड़े सभी लोग मारे जाते हैं। उधर हम हान को देखते हैं, जो सीसीटीवी पर यह पूरा दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। वह बेहद गुस्से में लगभग 30 से 40 गार्ड्स को अपने साथ इकट्ठा करता है और सीधे दरवाजे के पास पहुंच जाता है। हान ऊंची आवाज में जैक से कहता है, ओए सुन बे, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और आखिर चाहते क्या हो, लेकिन अगर गलती से भी मेरे भाई या मेरे डैड को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह जैक से पूछता है, कहीं तुम वही तो नहीं हो जो $1 करोड़ की मांग कर रहा था? क्या $1 करोड़ तुमने ही मांगे थे? जैक जवाब देता है, हाँ वह मैं ही हूँ। यह सब देखकर पीछे खड़ा मार्को बुरी तरह डर जाता है और जैक से पूछता है, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? उसी समय जैक तुरंत अपनी गन मार्को पर तान देता है और उसे आदेश देता है, आगे चलो। मार्को आगे आगे चलने लगता है और जैक गन ताने उसके बिल्कुल पीछे चलता है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, बाहर मौजूद सभी लोग अपनी गन्स उन दोनों की तरफ तान लेते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए हान तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है, अपनी गन्स नीचे कर दो। जैक को देखकर हान कहता है, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा और तुम इस समय बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि $1 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? क्या तुम्हारे डैड ने भी कभी इतनी रकम एक साथ देखी है? और वैसे भी तुम्हें कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि इतने पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे किया जा सकता है। जैक बेफिक्री से जवाब देता है, अरे कोई बात नहीं यार, मेरे पास तो समय ही समय है, मैं इंतजार कर लूंगा, तुम बस मेरे पैसों का इंतजाम करो। अभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक पीछे से यंग भी गन लेकर वहां आ जाती है। वह सीधे मार्को को निशाना बनाती है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाती, जैक की नजर यंग पर पड़ जाती है और वह तुरंत नीचे झुक जाता है। जैसे ही गोली चलती है, चारों तरफ तबाही मच जाती है और हर तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। जैक तुरंत पीछे हटकर दोबारा कमरे के अंदर चला जाता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर मौजूद लोग भी अंधाधुंध दरवाजे के आर पार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हान ऊंची आवाज में चिल्लाता है, गोलियां चलाना बंद करो, क्या सब पागल हो गए हो? लेकिन तब तक एक गोली हान के डैड को जा लगती है। सारा मामला खराब करने के बाद यंग भी वहां से चली जाती है। अपनी बहन को देखते ही हान गुस्से में कहता है, हरामजादी, सारा खेल ही बिगाड़ दिया। इसी दौरान एक आदमी हान के पास आता है और उसके कान में बताता है कि तुम्हारे डैड को गोली लग चुकी है। यह सुनते ही गुस्से में हान तुरंत दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन उसी पल जैक मार्को को अपने सामने खड़ा कर देता है। एक गन उस पर तान देता है और दूसरी गन उनके डैड की तरफ करके कहता है, तुम्हारा बाप इतनी आसानी से नहीं मरेगा, और वैसे भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गोलियां तो तुम लोगों ने खुद चलाई थीं। जैक बिल्कुल बेफिक्री से कहता है, अरे भाई, अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी से मेरे $1 करोड़ मुझे दे दो, वरना देर होने की वजह से तुम्हारा बाप मर सकता है। हालात इस मुकाम तक पहुंच चुके थे कि हान को मजबूर होकर जल्द से जल्द $1 करोड़ का इंतजाम करना ही पड़ता है। हान तुरंत अपना फोन निकालता है और जैक के लिए $1 करोड़ ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलने के बाद जैक मार्को को उन लोगों के पास छोड़ देता है और खुद चुपचाप वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी हान अपने गार्ड्स को आदेश देता है, इसे जिंदा बाहर मत जाने देना। हुक्म मिलते ही सभी गार्ड्स जैक को चारों तरफ से गन्स की नोक पर घेर लेते हैं। जैक बड़े ही शांत अंदाज में उन्हें समझाता है, मुझे मारने से तुम लोगों को तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन हान जवाब देता है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कल का एक लौंडा मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही पैसे लेकर चला जाए। फिर हान कहता है, एक व्यक्ति दूसरे को यह बात बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा और धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल जाएगी। इससे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जैक एक बार फिर उसे समझाते हुए कहता है, फिर भी यह फैसला सही रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो कुछ है वह सिर्फ मौत है। जैक की यह बात सुनकर हान हंसने लगता है। उसी पल जैक तेजी से एक गन उठाता है और चारों तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। हालात इतनी तेजी से काबू से बाहर हो जाते हैं कि हर तरफ से फायरिंग होने लगती है, लेकिन जैक भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह किसी को गन से निशाना बनाकर गिरा देता है, किसी को एक बड़े सिलेंडर से मार देता है, जबकि किसी की गर्दन में पास पड़ी छोटी छोटी सुइयां घुसा देता है। इस पूरे हंगामे के दौरान एक गोली सीधी हान के पैर में भी जा लगती है। हान अब छिपकर एक जगह बैठा हुआ जैक को लड़ते हुए देख रहा होता है कि किस तरह वह उसके आदमियों की बुरी तरह पिटाई कर रहा है। तभी हान की नजर पास पड़ी एक शॉटगन पर पड़ती है। हान तुरंत शॉटगन उठाता है और जैक पर सीधी फायरिंग कर देता है, लेकिन जैक इस हमले से बच जाता है। इसके बाद जैक पास पड़ा हुआ एक सामान उठाता है और पूरी ताकत से हान की तरफ फेंक देता है, जिससे हान घबराकर नीचे गिर जाता है।
लेकिन हान दोबारा गन उठा लेता है और जैक को गोली मारने ही वाला होता है कि उसी समय जैक दूसरी तरफ से एक शॉटगन उठा लेता है और हान के सीने में लगातार 2 गोलियां मार देता है। इस हमले के बाद हान बुरी तरह घायल हो जाता है और उसमें दोबारा खड़े होने की बिल्कुल ताकत नहीं रहती। लगभग 1 मिनट के अंदर जैक वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देता है। हान भी धीरे धीरे ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं बैठे बैठे दम तोड़ देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद जैक मार्को को साथ लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में हान की बहन गन लिए उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैक उससे पूछता है, अब तुम क्या चाहती हो? यंग जवाब देती है, मैं मार्को को मरा हुआ देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही मार्को गुस्से में तुरंत उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर यंग जैक से कहती है, अगर मैं तुम्हें मार्को को मारने का काम दूं तो तुम इसके कितने पैसे लोगे? जैक उससे पूछता है, आखिर आप मार्को को क्यों मारना चाहती हैं? यंग जवाब देती है, अगर यह वापस जाकर लोगों को बता दे कि मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा हूँ और मुझे भी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए तो फिर क्या होगा? इसलिए बेहतर यही है कि मैं इसे यहीं खत्म कर दूं। लेकिन मार्को गुस्से से कहता है, मैं तेरे गंदे पैसों को मुफ्त में भी हाथ नहीं लगाऊंगा। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। जाते हुए यंग एक बार फिर ऊंची आवाज में कुछ कहती है, लेकिन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और $1 करोड़ लेकर चुपचाप वहां से निकल गए। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ हालात पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं। मार्को की माँ का इलाज भी हो चुका होता है। आखिर में यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मार्को ने अपनी माँ के इलाज के लिए हर मुश्किल का सामना किया, जबकि जैक ने साबित कर दिया कि हिम्मत और हौसला इंसान को नामुमकिन हालात से भी बाहर निकाल सकते हैं। जिंदगी में कितनी ही बार रास्ते बंद क्यों न हो जाए, अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं।